सबसे पहले हम देख लेते हैं एरे क्या होती है, उसके ट्रेवर्सल देख लेते हैं और 1D और 2D एरे देख लेते हैं। उसके बाद बाकी चीज़ें करेंगे। सबसे पहले एरे क्या होती है। एरे होता है एक सीक्वेंस ऑफ कोड जो एक मेमोरी लोकेशन के अंदर होगा। यानी कि अभी पहले हम लोग देख लेते हैं कि एरे से हट के अगर हम किसी प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल्स बनाते हैं तो मेमोरी में कैसे स्टोर होता है। तो फॉर एग्जांपल मैंने एक प्रोग्राम बनाया जिसके अंदर मेरे पास ए वेरिएबल है, बी वेरिएबल है और सी वेरिएबल। ठीक, अब अगर तो ये तीनों रेलेवेंट नहीं है और मैं नहीं चाहता कि एक साथ मेमोरी लोकेशन में पढ़ूँ, यानी हमारे पास अभी ये फ़र्ज़ कर लो हमारे पास मेमोरी है। ठीक, ये होगी हमारी मेमोरी। तो मैं क्या करूँगा, अगर मैंने ए बनाया है, ये देखो ए बन गया। अब उसके बाद मैं अपने दूसरी चीज़ें करता हूँ, मैं अपना फंक्शन बनाता हूँ कोई, मैं उसमें क्या कहते हैं कोई क्लास बना लेता हूँ। तो हो सकता है ये वाली चीज़ें फिल हो जाए। उसके बाद ये आ गया हमारा बी वेरिएबल। जब मैंने दोबारा बी बनाया तो इस साइड पे आ गया। अब उसके बाद दोबारा मैंने अपना बाकी प्रोसीजर किया और यहाँ पे आ गया मेरा सी। ठीक, ये तीनों एक साथ नहीं है, मैं पॉइंटर्स के थ्रू इनको वन बाय वन एक्सेस नहीं कर सकते। यानी अभी पॉइंटर्स वाली पे नहीं जाते, वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो इस चीज़ को डील करने के लिए कि अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे सारे रेलेवेंट जो वेरिएबल्स हैं वो एक मेमोरी लोकेशन में एक सीक्वेंस के साथ पड़े हों, तो मैं उसके लिए बना लूँगा एक एरे। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं कर लेता हूँ, मैं एक, अभी ये तो रैंडम हमारे वेरिएबल थे ना, ये हो गया हमारे रैंडम। अब मैं कर लेता हूँ, मैंने एक क्लास बनाई फॉर एग्ज़ाम्पल साइबर की। ठीक, इसके अंदर मैं रोल नंबर 1 को रख लेता हूँ, रोल नंबर 2 को रख लेता हूँ, रोल नंबर 3 को रख लेता हूँ। मुझे ये सीक्वेंस में चाहिए मेमोरी लोकेशन के अंदर। तो मैं क्या करूँगा, मैंने इसकी एरे बना ली और इस एरे ने इस तरह एक स्पेसिफिक लोकेशन में एक साथ स्टोर हो जाना। यानी यहाँ पे आ गया 1 2 3, रादर देन इस तरह के हमारा एक कहीं पड़ा हुआ, दूसरा कहीं पड़ा है, तीसरा कहीं पे पड़ा हुआ। ये तो होगी हमारी एरे। अब ये हम लोग इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। तो इधर ही बना देता हूँ। तो सिंटैक्स के अंदर हमने क्या करना होता है, सबसे पहले लिखनी होती है डाटा टाइप या रिटर्न टाइप जो हमारे वैल्यू स्टोर होंगी इसके अंदर। उसके बाद कोई भी नाम, फॉर मैं यहाँ पे ARR लिख लेता हूँ। ये आ गया हमारा एक स्क्वायर ब्रैकेट। अब इसके अंदर मैं चाहूँ तो कोई फ़िक्स वैल्यू रख सकता हूँ, यानी फर्स्ट करो मैं यहाँ पे 10 लिख देता हूँ। ये बन गई मेरी स्टैटिक एरे। अब मैं इसको चेंज नहीं कर सकता, यानी कि अगर मैं इसके अंदर आगे यहाँ पे एलिमेंट्स लिखता हूँ तो मैं 1 से लेके 10 तक ही जा सकता हूँ, क्योंकि ये स्टैटिक है। ठीक, एक्सीड करूँगा तो शायद वो पहले 10 को काउंट कर ले या कोई कंपाइल एरर दे दे। अब दूसरा तरीका ये है कि मैं अरे के आगे सिर्फ इस तरह लिख दूँ, यानी जो ब्रैकेट है उसको खाली छोड़ दूँ और इसके अंदर मैं जितने मर्ज़ी फिर एलिमेंट लिखी जाऊँ 1 से लेके, चाहे फिर मैं 1000 तक चला जाऊँ। कंपाइलर इसको खुद ही गेस कर लेगा कि कितने हैं, और इसको कहते हैं हम डायनामिक एरे। ये स्टैटिक है क्योंकि ये चेंज नहीं होगी, ये डायनामिक है क्योंकि ये चेंज होती है, सिंपल। अब उसके बाद आई थी हमारे पास ये चीज़ कि ये जो है ना, हमने जो फ़र्ज़ कर लो ये ऊपर बनाई है 10 की। अब ये 10 हमारे हैं एक सिंगल रो है, यानी कि ये 1 से लेके 2 3 सो ऑन, ये 10 तक एक सिंगल रो के अंदर है। अब मैंने इसको 2D बनाना है, यानी मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर कॉलम्स भी हैं। तो क्या करूँगा मैं, सिंपल मैंने एरे किया, ऊपर वाले वैसी की वैसी, ये आ गया हमारी एक 10 रोज़ होगी। अब मैं कॉलम देखना है कि कितने बने, तो ये आ गया हमारे पास या यहाँ पे भी हम 10 ही कर लेते हैं, यानी कि टोटल हमारे पास 100 एलिमेंट्स आएंगे। तो इसमें हमारे कॉलम्स भी बनेंगे। अब इसका सिंटैक्स ये है, जैसे हमने इसके अंदर एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर 1 to 10 लिख दिया ना सारे, इसमें हमने ये करना है कि ये देखो, ये हमारा 1 से लेके 10 तक आ गया, एक रो आ गई हमारी 1 से 10 तक की। ठीक, अभी हमारे पास पीछे पड़ी हैं 9 और। तो इसके लिए हमने क्या किया, ये लगा ली एक ब्रैकेट यहाँ पे, और उसके बाद हमने यहाँ पे दूसरी वाली रो स्टार्ट कर ली। ठीक, तो अब मेमोरी के अंदर ही इसी तरह सेव होगा जैसे हमारा जैसे पहले नहीं हमने देखा कि एक सीक्वेंस के अंदर स्टोर हो रहा है, उसके अंदर तो कॉलम्स नहीं बनेंगे।
बट स्टिल हम लोग जब इसको पॉइंटर्स के थ्रू एक्सेस करेंगे तो उसमें हम लोग इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। होपफुली ये चीज़ क्लियर होगी। इसका एक बार सिंटैक्स हम लोग लैपटॉप पे भी देख लेते हैं। तो देखो हमने क्या किया, सबसे पहले एक बनाया इंटीजर एरे का है, इंट की एरे बनाई। उसके अंदर हमने पहले दे दिए कि कितने हमारे रोज़ होंगी, फिर कॉलम्स हो गए, और उसके बाद हमने ईच क्या कहते हैं, हर रो बना ली एलिमेंट्स के हिसाब से, यानी 3 रोज़ बनेंगी और हर रो के अंदर 3 एलिमेंट हो गए। तो पहली रो बन गई ये 1 2 3 की। फिर हमने क्या किया 3 4 5 और 4 5 6 सॉरी और 7 8 9 की बना ली। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ का ख्याल रखना, मैं भी ये चीज़ बहुत बार भूल जाता हूँ कि जब हमने 2D एरे बनानी है, याद से हमने ये जो अलग अलग रोज़ बनाई हैं, जैसे करली ब्रैकेट 1 2 3 करली ब्रैकेट क्लोज, इस चीज़ में ये जितनी भी हमने ब्रैकेट्स बनानी है उन सबको हमने एक पेरेंट करली ब्रैकेट के अंदर रखना है। अब खुद से टर्म बनाई है मैंने तो। अच्छा, ये देखो यहाँ पे आ गया हमारा और यहाँ पे वाला आ गया, नहीं करेंगे एरर आएगा, तो ये चीज़ याद रखनी है बस। अब उसके बाद अगर अच्छा ट्रावर्सल देखना पहले, 2D को प्रिंट ही देख लेते हैं। अच्छा 2D को प्रिंट पहले मैं 1D का बना देता हूँ। अच्छा, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि 1D एरे को कैसे प्रिंट करते हैं। अब इसके अंदर हम लोग इंडेक्स वाइज भी लेके जा सकते हैं कि हम लोग सी आउट कराएं। जैसे यहाँ पे हमने आई डाला ना, मैं यहाँ पे 1 कर दूँ, 2 कर दूँ, 0 1 2 करूँ, ताकि हम लोग इंडेक्स बाय इंडेक्स प्रिंट करते जाएं। पर अगर मैंने सारी एरे को एक बार में प्रिंट करना है तो मैं क्या करूँगा कि मैं फॉर लूप लगा लूँगा एक, या वाइल लूप भी लग सकती है, बहुत ज़्यादा फॉर लूप यूज़ होती है। फॉर लूप के अंदर मैंने एक इंटीजर बना लिया आई का, कोई भी नाम रख सकते हैं, और उसको 0 पे इसलिए रखा है क्योंकि इंडेक्स वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है। उसके बाद हमने इसको कर दिया ग्रेटर देन 3, यानी कि ये तब तक चलेगा जब तक आई की वैल्यू 3 से 3 तक नहीं जाती, यानी कि 0 1 और 2। ठीक, तो 0 पे पहला इंडेक्स, दूसरा और फिर तीसरा, और आई प्लस प्लस इंक्रीमेंट कर रहे हैं। फिर सी आउट के अंदर हमने एरे ली, और जहाँ पे हमने क्या कहते हैं एलिमेंट्स का नंबर लिखा होता है वहाँ पे हम, या जो प्रिंट करने के लिए जहाँ हम इंडेक्स लिखते हैं वहाँ पे हमने लिख दिया आई, ताकि जब आई की वैल्यू 0 होगी तो 0 इंडेक्स वाली वैल्यू को प्रिंट करेगा, जब आई की वैल्यू होगी 2 तब वो 2 इंडेक्स को प्रिंट करेगा। अब हम लोग देख लेते हैं इसको हटा के। अच्छा, अब देख लेते हैं हम 2D एरे को कैसे करते हैं। हमने देखा था कि पहले हमने बस सिंगल एक लूप लगाई थी, इसके अंदर हमारी नेस्टेड लूप लगेगी। तो नेस्टेड लूप में क्या होता है कि नेस्टेड लूप में हमारा क्या होता है कि पहले हमारा होता है ना कि आई की वैल्यू अगर जा रही है 2 हो रही है तो डायरेक्टली प्रिंट हो जाएगा। नेस्टेड के अंदर ये होगा जब तक हमारी एक वैल्यू जैसे J3 तक हमारा जा रहा है, जब तक J3 तक नहीं पहुंच जाता तब तक आई की वैल्यू नहीं बढ़ेगी। यहाँ पे जैसे देखें कि आई हमने स्टार्टिंग पे लिया है 0, ठीक, तो अब आई की वैल्यू प्लस प्लस तब होगी जब हमारा J तीनों एलिमेंट से एक बार गुजर जाएगा, यानी कि देखो हमने यहाँ पे हमारा आई है 0 इंडेक्स पे, तो 0 इंडेक्स पे हमारे पास वैल्यू है 1 2 3, यानी जो पहला हमारे रो, एक मिनट को मैं इसको और अच्छे से समझा। अच्छा, अब देखो हमारी जो पहली फॉर लूप है वो 0 से लेके 3 तक जा रही है, और वजह इसकी है कि हमारे पास 3 कॉलम है, ठीक। तो इसके लिए हमने क्या किया कि नेस्टेड लूप लगाई 2D एरे को प्रिंट करने के लिए। अब हम लोग देख रहे थे कि नेस्टेड लूप काम कैसे कर रही है। तो होता ये है कि सबसे पहले हमारी एक कंडीशन ट्रू होगी, यानी J जब हमारा 3 पे पहुंच जाएगा तब हमारा आई इंक्रीमेंट होगा। तो यानी कि अब मेरा पहली कंडीशन चल रही है आई इज़ इक्वल्स टू 0, तो मेरी ये मैं इस लाइन पे हूँ अभी, ठीक। तो लूप मेरी नीचे वाली पे चलेगी, दूसरी लूप पे। अब आई जो J है ये 0 इंडेक्स वाली वैल्यू प्रिंट करेगा, 1 वाली करेगा, 2 वाली करेगा। जब तीनों वैल्यूज़ प्रिंट हो गई तो ये तो लूप जाएगी दोबारा इसमें पहली वाली में, और यहाँ पे जाके वैल्यू हो जाएगी आई की 1। अब उसके बाद दोबारा वही वाला पैटर्न कि यहाँ पे 1 वाले इंडेक्स पे फ़र्ज़ कर लो अभी है ये,
तो पहले 4 प्रिंट होगा, 5 होगा और 6 होगा। इस तरह हमारी सारी लूप चलेगी। अच्छा, अब इस चीज़ को अभी यहीं पे रखते हैं। अभी हम जाते हैं ट्रैवर्सल वाली चीज़ पे। इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो मैसेज करके पूछ लेना। अच्छा, अब आते हैं ट्रैवर्सल क्या होता है। तो ट्रैवर्सल वो प्रोसेस है जिसके अंदर हमने एक एरे के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं उनको फाइंड आउट करना है कि कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट इस एक एरे के अंदर पड़े होंगे। तो अब ये कब यूज़ होगा, जब हमारे पास एक एरे है बहुत बड़ी, और जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 एक सॉर्टेड एरे, हमें पता चल रहा है कि इसके अंदर 9 एलिमेंट है। हमारे पास एक एरे आ गई जिसके अंदर रैंडम एलिमेंट्स हैं और हमें उसका साइज़ पता करना है, और यहाँ पे साइज़ भी नहीं लिखा हुआ, डायनेमिक रहेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक बना लेंगे वेरिएबल साइज़ का। उसके अंदर हमने उसको कर लिया इक्वल साइज़ ऑफ एरे का। अब साइज़ ऑफ यूज़ होगा किसी चीज़ के जितने बिट्स हैं ना, या बिट्स को काउंट करने के लिए। यानी कि अगर मैं साइज़ ऑफ यूज़ करता हूँ एरे इस 0 पे, और एरे मेरे पास है इन टाइप की, तो एक इंटीजर जो है वो होता है 4 बाइट्स के इक्वल। लाइक मैं बिट्स और बाइट्स में कंफ्यूज हूँ, एक मिनट मैं देख लूँ पहले। हाँ, एक इंटीजर होता है 4 बाइट्स का। तो ये जो साइज़ ऑफ है ना, ये प्रीडिफाइंड फंक्शन है एक, और ये यूज़ होगा किसी भी चीज़ के टोटल बिट्स को काउंट करने के लिए। तो यहाँ पे हमने अगर 0 इंडेक्स पे एक वैल्यू का काउंट करना है ना साइज़, तो हम लोग क्या कहते हैं, साइज़ ऑफ यूज़ करेंगे और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। और अगर हमने एक पूरी एरे को काउंट करना है ना कि एरे के अंदर कितने वैल्यू हैं, तो हम लोग फिर से वही साइज़ ऑफ यूज़ करेंगे। पर जैसे हमने यहाँ पे इंडेक्स भेजा है ना कि 0 इंडेक्स पे एक स्पेसिफिक जो वैल्यू पड़ी हुई है ना, लाइक 1 2 3 समथिंग, सिर्फ इसकी नहीं, मुझे इस बार सारे की वैल्यू चाहिए कि ये कितना साइज़ है। तो सिर्फ एरे लिख दिया मैंने, और वो जितने भी होंगे ना सबका सम करके मुझे दे देगा। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, हमारे पास है क्या कहते हैं, हमने एक एरे बनाई इंटीजर जिसके अंदर है 9 एलिमेंट्स। अब मैंने सबसे पहले क्या किया, साइज़ बनाने के लिए हमने किया साइज़ ऑफ एरे और साइज़ ऑफ एरे के पहले एलिमेंट, यानी कि टोटल ये जो 9 है इन सब का सम, और जो पहला एलिमेंट होगा ना नंबर ऑफ़ बाइट्स, वो होंगे एक दूसरे पे डिवाइड। अब इसको रन कर लेते हैं पहले। ये देखो, हमारा साइज़ ऑफ इंटीजर एरे है 36, और हमारे जो इंडिविजुअल इंटीजर का साइज़ है वो है 4। तो जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, 36 डिवाइड होगा 4 पे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 9। अच्छा, तो अब हमें पता चल गया कि इसके अंदर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं। इसके बाद हम लोग लूप रन करके देख सकते हैं कि कोई एरर तो नहीं है, या कोई भी पर्पस जो, यानी देखने के लिए कि कौन कौन सा एलिमेंट प्रिंट करना है या कौन कौन से एलिमेंट पड़ा हुआ है। क्योंकि अगर हमें एक यही नहीं पता, जैसे हम लोग बनाते हैं, अब देखो हमने एक लूप चलानी है एरे को प्रिंट करने के लिए। हम इंट आई इज़ इक्वल टू 0। अब हमने देखना है कि आई कितने तक रन करना है। अब क्योंकि हमें साइज़ पता ही नहीं है, तो हम लोग रैंडमली तो नहीं ना लिख सकते 10 या समथिंग, या इवन साइज़ भी लिख देंगे तो हमारा प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि साइज़ हमारे पास अभी कोई डिफ़ाइन है ही नहीं। तो साइज़ को करने के लिए, ताकि हमारी फॉर लूप भी चल जाए, हम लोग इसलिए ये वाला काम करते हैं। लेकिन ज़रूरत है दोबारा बताने की। बहरहाल अब हम दूसरे वाले पे देख लेते हैं। इसका तो चलो बता दिया ना कि इसमें एक इंटीजर होता है 4 बाइट का, और टोटल जो एरे का साइज़ बना है वो है हमारे पास 36। तो जब डिवाइड हुआ तो हमारे पास आ गया एलिमेंट्स, आ गए नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स। अब हमने एक और बनाई है एरे जिसके अंदर हमने ABCD रखे हैं, और ये 4 डाटा टाइप की एरे है। अब इसको भी रन करके देखते हैं। तो ये देखो, इसमें नंबर ऑफ़ इसके कितने बाइट बने, 4। अब इंडिविजुअल 4 जो होता है इंडिविजुअल कैरेक्टर, वो होता है 1 बाइट का। इस वजह से जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा, और ये हो गया 4 एलिमेंट्स का।
तो उसके बाद ट्रैवर्सल सिंपल है कि आपने बस लूप रन कर दी और बस देख लिया कौन कौन सा एलिमेंट पड़ा हुआ है।